बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। मिस्र में पाए जाने वाले शाही समाधि स्थल जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार के कुछ शाही समाधि स्थल भारत में भी पाए जाते हैं और वह स्थल असम के चराई देव में स्थित है। आज का हम लोग का यह वीडियो इसी विषय से जुड़ा हुआ है। आइए और एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ हमें आज के इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस विषय का संदर्भ क्या है, फिर जानेंगे चराई देव नामक स्थल कहाँ स्थित है, फिर जानेंगे कि चराई देव मैदान क्या होता है, मैदान को समझेंगे और मैदान को समझ लेने के पश्चात हम लोग जानेंगे अहोम राजवंश को। क्यों जानेंगे अहोम राजवंश को? क्योंकि यह जो मैदान है यह अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग भारत में विश्व विरासत स्थल के बारे में जानेंगे, फिर यूनेस्को के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्क्रीन में दिए हुए शीर्षक को पढ़ता हूं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने के प्रयास में केंद्र सरकार द्वारा 52 स्थलों में से चराई देव मैदान का चुनाव किया गया है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि 52 स्थल क्या है और किसमें से चुनाव किया गया है। तो साथियों, किसी भी स्थल को यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहले उस स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में डालना होता है, टेंटेटिव लिस्ट में। और इस टेंटेटिव लिस्ट को अस्थायी सूची भी कहा जाता है। कोई भी स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने के पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक इस सूची में होना आवश्यक है। तो अभी इस सूची में भारत के 52 स्थल हैं और उस 52 स्थल में से चराई देव मैदान का चुनाव केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसकी जानकारी हमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के द्वारा प्राप्त होती है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में वर्तमान में कोई विश्व विरासत स्थल नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से डोजियर तैयार किया गया है। तो बच्चों, हमारे देश में कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इस 40 में से जो 32 है वह सांस्कृतिक है। 32 सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है और जो 7 है वह प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसको यूनेस्को से दर्जा प्राप्त है, और जो 1 है वह मिश्रित है। तो अभी ये जो 32 आप देख रहे हैं, इस 32 में से एक भी उत्तर पूर्व में नहीं है। जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उसमें कोई भी सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। प्राकृतिक है नॉर्थ ईस्ट में। प्राकृतिक में कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा है, मानस है और कंचनजंगा है। कंचनजंगा मिश्रित श्रेणी में आता है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो अभी चराई देव मैदान का चुनाव किया गया है और यह अभी अस्थायी सूची में है और केंद्र सरकार ने ASI के सहयोग से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में जाकर डोजियर दे दिया गया है। और अगर यह यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करता है तो यह उत्तर पूर्व में प्रथम सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल होगा। ये आप देख रहे हैं। तो चराई देव, यहां जो आप देख रहे हैं चराई देव, ये चराई देव जो लिखा हुआ है यह स्थान का नाम है और ये जो मैदान देख रहे हैं इसी को मैदान कहा जाता है। मैदान का मतलब होता है शाही समाधि स्थल टीला। तो ये टीले के समान आप एक देख रहे हैं जो शाही समाधि स्थल है और कुछ इसी प्रकार का पिरामिड के आकार में
अफ्रीका के देश इजिप्ट, जिसको मिस्र भी कहा जाता है, वहां पर पाया जाता है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चराई देव कहां स्थित है, उसके जियोग्राफिकल लोकेशन को हम लोग आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चराई देव कहां स्थित है। यह एक स्थान का नाम है, यह एक स्थान का नाम है और एक जिला भी है। कहां है? तो असम में। ये आप देख रहे हैं, यह हमारे भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का मानचित्र है और जो ये आपको पीले रंग में दिख रहा है, यह असम को दर्शा रहा है। और इस पीले रंग में भी जो आप यह रक्त रंग देख रहे हैं, यही चराई देव को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग यह जान गए कि जो चराई देव नामक स्थान है वह असम में स्थित है। और असम में कहां स्थित है? तो असम के उत्तर पूर्व वाले भाग में है और गुवाहाटी से पूर्व की ओर 400 किलोमीटर पर स्थित है। इस नगर का, इस जिले का, इस स्थान की स्थापना किसने की थी? तो छोलुंगसुकपा। ये जो छोलुंगसुकपा है, यह अहोम राज्य के संस्थापक भी हैं। अहोम राजवंश जिसने 600 वर्षों तक असम के क्षेत्र में अपना शासन चलाया। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में चूटिया और मोरान जैसे आदिवासी समुदाय भी पाए जाते हैं। और यह जो चराई देव है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है और दीखू नदी के पूर्व में स्थित है। तो अब हम लोग चराई देव के भौगोलिक स्थान को जान लिए हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मोईदाम क्या होता है। वैसे तो इसको मैदाम के भी नाम से जानते हैं, लेकिन असम में इसको मोईदाम भी कहते हैं। तो आइए पहले चित्र में समझ लेते हैं कि मोईदाम क्या होता है, तत्पश्चात हम यहाँ लिखे हुए शब्दों को पढ़ेंगे। तो ये देख रहे हैं, इसी को ही मोईदाम कहा जाता है। वास्तव में साथियों, यह एक शाही समाधि टीला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको अर्धगोलाकार मृत्तिका छत कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, यह द्वार है और इसके अंदर 2-3 कक्ष बने होते हैं। यह ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं, इसे चाली कहते हैं, छो चाली कहते हैं और यह अष्टभुजाकार होता है। तो आप इस चित्र को अपने मस्तिष्क में बसाकर जरूर रखें और इसी को मोईदाम कहा जाता है। जो राजा और रानियां होती थी, उनके शव को यहीं दफना दिया जाता था। इसीलिए मैं इसको शाही समाधि स्थल भी कह रहा हूं, जो मिस्र में पाया जाता है पिरामिड के रूप में। तो आइए पढ़ते हैं, चराई देव मैदान क्या है। चूंकि यह जो मोईदाम है, यह चराई देव में है, इसीलिए इसको चराई देव मोईदाम भी कहा जाता है। यह एक टीला दफन प्रणाली प्रथा है। टीला देख रहे हैं, टीला का मतलब होता है माउंड, और टीला वह भू आकृतिक होता है जो समतल से कुछ ऊंचाई में उठा रहता है। तो आपसे कोई पूछे कि मोईदाम क्या है, तो आप बता दीजिए कि यह एक शाही दफन प्रणाली प्रथा है। और किससे जुड़ा हुआ है? तो अहोम राजवंश से जुड़ा है। इस मोईदाम में एक या एक से अधिक कक्ष होते हैं। ये जो आपको अर्धगोलाकार मृत्तिका छत दिख रही है, मृत्तिका का मतलब है यहाँ पर मिट्टी। तो ये जो छत आपको दिख रही है, इसके अंदर कई कमरे होते हैं और उसी कमरे में शव को दफनाया जाता था। अर्धगोलाकार मृत्तिका छत, ये जो आप देख रहे हैं अर्धगोलाकार मृत्तिका छत। आगे क्या है? तो अष्टकोणीय छाली, ये जो देख रहे हैं, इसी को, ये अष्टकोणीय है, अष्टभुजाकार है और इसको चौछाली कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय या शाही दफन टीला, इसमें किनके शव को दफनाया जाता था? सामान्य आदमी के तो शव को दफनाया नहीं जाएगा। तो इस मोईदाम के अंदर वाले कक्ष में शाही परिवार के लोगों के शव को
दफनाया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में स्मरण रहे। आगे बढ़ते हैं। और जब दफनाया जाता था तो साज और सज्जा के साथ दफनाया जाता था। शव के साथ कुछ वस्तुएं रखी जाती थीं, उनको सजाया जाता था। और क्यों ना करें, आज भी तो होता है। हिंदू प्रथा में दाह संस्कार से पहले शव को सजाया जाता है, उसके साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे कि टॉर्च रखा जाता है, कुछ कपड़े रखे जाते हैं। और ऐसा विश्वास है कि इन वस्तुओं की जरूरत मृत्यु के पश्चात भी हो सकती है। तो मोईदाम में जब शवों को दफनाया जाता था तो उसके साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं रखते थे, कुछ सिक्के रखते थे, कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखते थे, कुछ बर्तन रखते थे। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। भारत में कुल ऐसे 365 मोईदाम हैं, जिसमें से 90 को राजकीय संरक्षण प्राप्त है। ASI इसका संरक्षण कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके संरक्षण में लगा हुआ है। 90 राजकीय समाधि टीले का परिरक्षण किया जा रहा है। लेकिन ये जो अहोम राजवंश है, ये तो ताई लोग थे और दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में प्रवेश किए थे ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो जब वो यहाँ आए तो वो तो शवों को दफनाने की प्रथा को अंगीकार उन्होंने किया था, लेकिन जब उनका जुड़ाव ब्रह्मपुत्र घाटी में आने के बाद हिंदू धर्म से हुआ तो धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक आते आते उन्होंने दाह संस्कार प्रणाली को अपना लिया, जो हिंदू धर्म में प्रचलित था। दाह संस्कार का क्या अर्थ है? यहाँ पर दाह संस्कार के यहाँ अर्थ है कि शवों को जलाने से, शवों को आग के हवाले करने से। तो जब उन्होंने दफनाना छोड़कर दाह संस्कार की प्रथा को अपनाया तो अब तो वहां पर शव रहेगा ही नहीं, जलने के बाद और राख और हड्डियां प्राप्त होती हैं। तो 18वीं शताब्दी के बाद मोईदाम के अंदर जो कक्ष होते हैं, जो वॉल्ट होते हैं, वहां पर राख और हड्डियों को रखे जाने लगा। तो 18वीं शताब्दी में हिंदू प्रथा को अपनाने के बाद राख और हड्डियों का दफन किया जाता था। साथियों, ये जो अहोम लोग हैं एक सामुदायिक त्योहार भी मनाते हैं, जिसे मैं दम मैं फी कहा जाता है। मैं दम मैं फी एक त्योहार है जो अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ था। जब इस त्योहार का रंगारंग आयोजन होता था तो जो समुदाय इस मोईदाम के पास इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर यहाँ पर पूजा अर्चना और इन जिनके शव हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। तो इस बात को आप भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह जो मोईदाम है जो चराईदेव में स्थित है, यह मैं दम मैं फी नामक सामुदायिक त्योहार से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक निर्माण और शाही दफन की प्रक्रिया चांगरुंग फुका नोर बुरांजी नामक ऐतिहासिक दस्तावेज में उल्लेख है। विद्यार्थियों, इस जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। चांगरुंग फुका नोर बरांजी यह एक दस्तावेज है जो अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ है। इसी दस्तावेज में हमें मोईदाम के बारे में बृहत जानकारी प्राप्त होती है। अगर इस दस्तावेज का अध्ययन किया जाए तो हमें इस मोईदाम के संरचनात्मक निर्माण की जानकारी मिल जाएगी और इस मोईदाम में शवों को दफनाने की प्रक्रिया क्या थी इसकी भी जानकारी हमें चांगरुंग फुका नोर बरांजी से प्राप्त होती है। यहाँ आप सावधान हो जाएं, चांगरुंग फुका नोर बरांजी नामक दस्तावेज किस राजवंश से जुड़ा है ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। आगे बढ़ता हूं मैं। और 1662 में जब यहाँ मुगल आक्रमण हुआ और उस मुगल आक्रमण का नेतृत्व मीर जुमला कर रहे थे और आक्रमण करने के बाद कई मोईदाम को नष्ट कर दिया गया, इसको लूट लिया गया और अभी हमारे पास 365 मैदान ही हैं, जिसमें से 90 का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो इस स्लाइड में हमने चराईदेव नामक स्थान के बारे में जाना कि
वह कहां स्थित है, भारत के किस भाग में स्थित है और भारत के किस भाग में भी किस राज्य में स्थित है। फिर हम लोगों ने जाना मोईदाम के बारे में। मोईदाम एक शाही दफन प्रणाली प्रथा है जो असम के चराई देव में स्थित है। यह अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ है। यह मै दम मै फी त्योहार से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जानकारी हमें चांगरुंग, फुकान और बरांजी में मिलती है। 1662 में यहाँ आक्रमण हुआ और आक्रमण के कारण बहुत सारे जो मोईदाम थे वो नष्ट हो गए। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं अहोम राजवंश के बारे में। यहाँ अहोम राजवंश आप देख रहे होंगे, 2 मैंने तस्वीर लगाया हुआ है। ये जो पहली वाली तस्वीर देख रहे हैं यह छो लुंग सुक्पा को समर्पित है और ये वाला आप देख रहे हैं तो यह लक्षित बोरफुकान की तस्वीर है। तो आइए जानते हैं अहोम राजवंश के बारे में। अहोम राजवंश का शासन 1228 से लेकर 1826 तक था। 1826 में अहोम राजवंश को ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया गया। तो लगभग 600 वर्षों तक ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम राजवंश का शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं 13वीं से 19वीं शताब्दी, कितना तो 600 साल। 1200 से आगे चला गया तो 13वीं शताब्दी हो गया और 1800 से आगे चला गया तो 19वीं शताब्दी हो गया। और इस राजवंश के संस्थापक कौन थे तो छोलुंग सुक्पा। छोलुंग सुक्पा ही अहोम राजवंश के संस्थापक थे। और यहां पर थोड़ा सा देखेंगे तो यह स्थापना कब किया था इन्होंने अहोम राजवंश की तो 1228 में। और ये जो छोलुंग सुक्पा थे जो अपनी रानी के साथ, अपने कुछ सैनिक के साथ, अपने कुछ जो कर्मचारी थे उनके साथ भारत में प्रवेश किए थे चराई देव स्थान पर। तो कहां से प्रवेश किए थे तो दक्षिण पूर्व एशिया से। ये दक्षिण पूर्व एशिया से ताई समुदाय से जुड़ाव रखते थे। आइए जरा इनके प्रवास को हम लोग समझते हैं। तो ये जो छोलुंग सुक्पा थे ये ताई लोग थे। ताई लोग कहाँ रहते हैं पूरे विश्व में तो ये ताई समुदाय है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य हैं, थाईलैंड में, म्यांमार में, लाओस में। तो म्यांमार से ताई लोग यानी कि छोलुंग सुक्पा पटकाई भूम पर्वत को पार करके, यह जो आप रेड पट्टी देख रहे हैं इस पर्वत का नाम पटकाई भूम है और यह हिमालय का ही एक विस्तार है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 3826 मीटर के आसपास है। तो छोलुंग सुक्पा अपने रानियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सैनिकों के साथ म्यांमार से पटकाई भूम को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचे और उन्होंने यहाँ के आदिवासी समुदाय को, कछारी लोगों को, चुटिया लोगों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की। और पहली राजधानी किसे बनाया तो चराई देव को। ये चराई देव जोरहाट और ये जो गढ़गांव है और ये रंगपुर है, ये महत्वपूर्ण स्थान थे किसके तो अहोम राजवंश के। तो हम लोग ये भी जान गए कि ये जो अहोम राजवंश के जो शासक थे वो कहां से आए थे तो दक्षिण पूर्व एशिया म्यांमार से आए थे। पटकाई भूम को उन्होंने पार किया और ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया और वहां के स्थानीय समुदाय को मात देकर वहां अपने सत्ता की स्थापना किया था। और किसने किया था तो छोलुंग सुक्पा ने किया था। बर्मा से पटकाई भूम को पार कर ब्रह्मपुत्र घाटी के जोरहाट में सत्ता स्थापना इन्होंने किया। साथियों, और आप सभी जानते हैं कि जो भारत में एक समय लगभग पूरे भारतवर्ष में मुगलों का साम्राज्य था। तो अहोम राजवंश पर भी मुगलों के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और यह सही ही साबित हुआ। 1615 में
दिल्ली से फरमान आता है बंगाल के शासक को कि आप असम को भी मुगल साम्राज्य में शामिल करें। कुछ आक्रमण होते हैं लेकिन वह मजबूत नहीं थे। पहला मजबूत आक्रमण अहोम राजवंश पर मुगलों का 1662 में होता है और 1662 के मुगल आक्रमण के और मुगल पक्ष के सेनापति थे मीर जुमला, और मीर जुमला के आक्रमण के पश्चात गढ़गांव में कब्जा हो गया मुगल का। गढ़गांव हम लोगों ने देखा था, ये आप चराई देव देख रहे हैं, और उसी के लेफ्ट में, उसी के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में यह गढ़गांव है। और यहां से आक्रमण किया बंगाल से। किसने किया? तो बंगाल से आक्रमण किया मीर जुमला ने, और आगे बढ़ते गए और उन्होंने इस पूरे गढ़गांव तक को अपने कब्जे में ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अहोम राजवंश ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना साहस नहीं खोया। अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए उन्होंने तैयारी की और 1671 में जाकर फिर से एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में जीत किसकी होती है? तो अहोम राजवंश की। 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, और इस युद्ध में किसी भी युद्ध में दो पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष था मुगल और दूसरा पक्ष था अहोम। मुगल साम्राज्य का नेतृत्व राम सिंह प्रथम कर रहे थे, और अहोम राजवंश का नेतृत्व बहुत ही प्रसिद्ध सेनानायक लक्षित बोरफुकान साहब कर रहे थे। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? जीत किसकी होती है? तो लक्षित बोरफुकान की होती है। तो सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? इसका रिजल्ट क्या था? कौन से पक्ष थे? ये सभी आप अपने मस्तिष्क में अवश्य रखें। और क्यों रखें? प्रश्न तो ये भी है। साथियों, वर्ष 2000 जो यह 23 है, इसमें लक्षित बोरफुकान का 400वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बहुत ही साहसी योद्धा थे और इन्होंने बहुत कम सैनिकों के साथ राम सिंह प्रथम को मात दिया था। तो सराय घाट युद्ध को भी आप अवश्य ध्यान में रखें। 1826 में ब्रिटिश भारत में इस अहोम राजवंश को शामिल कर लिया गया, और कौन से संधि के जरिए? तो एदाम्बू संधि के जरिए। और इस अहोम राजवंश में एक महत्वपूर्ण प्रणाली प्रचलित थी जिसे पैक प्रणाली कहा जाता है। इस पैक प्रणाली में जन समुदाय से सैनिक सेवा लिया जाता था और बदले में उसको भूमि और कुछ संसाधन दिए जाते थे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पैक प्रणाली किस राजवंश से संबंधित है? तो आप बताएंगे अहोम राजवंश से संबंधित है। यह एक सैनिक प्रणाली थी, ये भी आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी इसको समझ लेने के बाद अहोम राजवंश को, और हमने इस मानचित्र में भी देखा कि किस प्रकार की घटनाएं हुई। आइए अब हम लोग जान लेते हैं भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की स्थिति क्या है। तो भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल पाए जाते हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, कल्चरल हेरिटेज साइट है। यूनेस्को का पूर्ण रूप भी तो जान लेते हैं। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक तरीके से विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य कर रहा है। इस संस्था की स्थापना 1945 में की गई थी और इस संस्था का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो ये जो 3 तथ्य हैं यूनेस्को से जुड़े हुए, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। पहली बात तो यूनेस्को के स्थापना के पीछे का मूल उद्देश्य क्या था? तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक माध्यम के जरिए विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। इस संस्था की स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय पेरिस, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है, फ्रांस में स्थित है। और
अभी आप देख रहे हैं भारत में सांस्कृतिक धरोहर स्थल 32 है, कल्चरल हेरिटेज साइट कितने हैं? 32 हैं। तो लोक सेवा आयोग इस 32 के 32 का नाम याद रखने की अपेक्षा आपसे नहीं करता है, लेकिन प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 हैं, और इस 7 को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि लोक सेवा आयोग आपसे यह अपेक्षा करता है। 7 कौन कौन से हैं? तो बहुत सरल है। तो सबसे पहले उत्तर में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, उसके बाद उसी के बाजू में उत्तराखंड स्थित है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। तो 2 तो हो गए नॉर्थ में। अब आ जाते हैं उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में काजीरंगा है और दूसरा है मानस, हो गए 4। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हो गया 5, तो ये 5 हो गए। वेस्टर्न घाट हो गया 6, और आप यहां पर देख रहे होंगे कि केवलादेव हो गया 7। तो ये 7 प्राकृतिक स्थल हैं। इन सबको आप अपने मस्तिष्क में जरूर ध्यान में रखें और मानचित्र बनाकर इसको संरक्षित कर लीजिए। एक मिश्रित स्थल है, और एक मिश्रित स्थल है वह क्या है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जब आप इसके नाम को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको प्राकृतिक श्रेणी में डालने के लिए लालायित होंगे, लेकिन जो कंचनजंगा है वह मिश्रित श्रेणी में है। हम लोगों ने इस वीडियो के प्रारंभ में ही अध्ययन किया था कि जो विश्व विरासत स्थल है उनको 3 वर्ग में बांट दिया जाता है। एक तो होता है सांस्कृतिक, और दूसरा होता है प्राकृतिक, और तीसरा होता है मिश्रित। और भारत में कुल 40 है, तो इस 40 में से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। तो ये जो एक मिश्रित वाला है वही कंचनजंगा है। आगे मैं बढ़ता हूं। सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल ताजमहल है, आगरा का किला है, अजंता की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, एलोरा की गुफाएं हैं। और इनको कब शामिल किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। विद्यार्थियों, हमें प्रथम स्थलों को जिनको दर्जा प्राप्त हुआ था यूनेस्को से, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और क्यों न रखें? क्योंकि हमेशा तो पहले वाले को ही याद किया जाता है और अंतिम वाले को ही याद करते हैं, बीच वालों को तो कम महत्व मिलता है। पहले स्थान वालों को तारीफ मिलती है और अंतिम स्थान वाले होते हैं उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। तो जैसे अभी यहाँ पर भी तो जो पहला दर्जा प्राप्त हुआ था यूनेस्को से, उसको भी तो हम लोगों को अपने मस्तिष्क में रखना होगा। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो 2021 में हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा है, 40वां स्थल है। और जो रामप्पा मंदिर है जो काकतीय वंश से जुड़ा हुआ है, वह 39वां स्थान था भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत का 6ठा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो इटली का है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर पूरे विश्व में विश्व धरोहर स्थल की संख्या सबसे अधिक किसी देश में है तो वह है इटली, और भारत के स्थान क्या है? 6ठा है। और भी यहाँ लिस्ट दिए गए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और हम लोग अंत में कुछ प्रश्न हल करने की बात करे थे इस वीडियो के प्रारंभ में, तो आइए उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। और इन प्रश्नों को आप बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया है। चराई देव मैदान के संदर्भ में विचार करिए। चांग रुंग फूकानोर बरांजी में इसकी संरचना का उल्लेख है। जी हाँ, सही बात है। तो यह वाला कथन सही होगा। मैं दम मैं फी सामुदायिक त्योहार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, चराई देव मैदान में जो टीला है, शाही दफन प्रणाली प्रथा है, वहां जाकर लोग इस त्योहार में पूजा अर्चना करते हैं। अरुणाचल
प्रदेश में प्रसिद्ध मैदान पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते। कहां पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। अर्थात यह वाला कथन गलत होगा, यानी कि कथन 1 एवं 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अहोम राजवंश के लिए सही होगा। इसके संस्थापक छोलुंग सुक्पा है, तो जी हां, इसके संस्थापक छोलुंग सुक्पा जी ही हैं। यह अपने शाही दफन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यह वाला कथन भी मुझे सही नजर आता है। सराय घाट के युद्ध में अहोम राजवंश की मुगलों से हार हुई थी। सराय घाट के युद्ध में मुगलों की हार हुई थी अहोम राजवंश से। तो यहां आप देख रहे हैं यह उल्टा लिखा हुआ, इस कथन में कह रहा है अहोम राजवंश की हार हुई थी, जबकि हार हुई थी मुगलों की, अहोम राजवंश की नहीं। तो यह वाला कथन गलत है, अर्थात विकल्प 1 एवं 2 सही होगा। तो विकल्प 3 आप चुन सकते हैं। आगे देखते हैं विश्व विरासत स्थल के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कंचनजंगा भारत के साथ प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है? नहीं, प्राकृतिक विश्व विरासत में नहीं है, यह मिश्रित में है, इसीलिए यह कथन गलत हो जाएगा। यह यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है और यूनेस्को की स्थापना 1971 में हुई थी। तो यहां तक तो यह कथन सही है। विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कौन देता है? तो यूनेस्को ही देता है, लेकिन यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, न कि 1971 में, इसीलिए यह वाला कथन भी गलत होगा। भारत का सबसे नवीन विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर है, नहीं धोलावीरा है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है, अर्थात यह कथन भी गलत होगा, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।